ट्रंप ने कहा है कि मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा। वह एक महान प्रधानमंत्री है और भारत अमेरिका के बीच एक विशेष रिश्ता है, चिंता की कोई बात नहीं है। पहला कयास ये तो बिल्कुल तय हो चुका था कि क्योंकि उसके कमरे से चीजें बरामद हुई, उसके बाद वो समझ में आ गया कि कोई गुप्त मिशन पे था। क्या मिशन था तो उसके साथ ही चला गया, या उसके आका जानते होंगे। अब दुनिया भर में खबर ये तो चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा, मोदी के बारे में ऐसा कहा, लेकिन इस बात पर चर्चा नहीं हो रही है कि दरअसल इसका इम्पैक्ट क्या है। ओली ने बात की शी जिनपिंग से, शी जिनपिंग ने जवाब ये दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं, तुम भारत के साथ बात करो, भारत तुम्हारा और भारत का मामला है। नमस्कार, कैसे हैं आप? क्या पिछले दिनों चीन में एससीओ की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश थी? क्या पूरी प्लानिंग चीन में अमेरिका कर चुका हुआ था कि मोदी की वहां हत्या कर दी जाए? और यदि पुतिन ना होते तो मोदी चीन से वापस नहीं लौटते। एक पुरानी कहावत है कि जब तक सच कपड़े बदलती है, झूठ पूरी दुनिया में घूम आती है। पिछले कुछ दिनों से यूट्यूब पर, वेबसाइटों पर ऐसी खबर चलाई जा रही है कि नरेंद्र मोदी चीन से बचकर आ गए और पुतिन ने अपनी कार में बैठाकर उन्हें बचा लिया। क्या यह सब कुछ इतना आसान है? दरअसल सफेद झूठ को सच का नकाब पहनाने की एक ऐसी कोशिश की गई इस व्यूज बैंक की दुनिया में कि ढाका के शेरेटन होटल, जो 5 स्टार होटल में है, उसमें आईएसआई का एक अधिकारी मारा गया और वो बड़ी प्लानिंग के साथ आया था। दरअसल आईएसआई के अधिकारी के मारे जाने की झूठी खबर को सच का नकाब उठाने के लिए लगभग 50-60 दिन पहले ढाका के ही शेरेटन 5 स्टार होटल में एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी की रहस्यमयी मौत की खबर आई थी। 6 सितंबर को हमने इस रहस्यमयी मौत पर एक रिपोर्ट पेश की थी, आपको एक विस्तृत विश्लेषण दिया था, जिसमें बताने की कोशिश की गई थी कि शेरेटन होटल में जिस अमेरिकी सैन्य अधिकारी अवेल जैक्सन की रहस्यमयी मौत हुई, उसे एक पर्यटक बताया गया था, एक बिजनेस पर्यटक बताया गया था, जो बिजनेस के सिलसिले में अक्सर ढाका आया करता था। लेकिन जैसे ही ढाका के शेरेटन होटल में अमेरिका की खुफिया विभाग को, अमेरिका के दूतावास को यह पता चला कि अवेल जैक्सन की रहस्यमयी मौत हो गई है, जैक्सन का बिना पोस्टमार्टम किए बॉडी अमेरिकी दूतावास ने हासिल कर लिया। उसका कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ कि उसकी हत्या कैसे हुई, वो प्राकृतिक थी, अप्राकृतिक थी, कुछ भी पता नहीं चल पाया, जो कि पता किया जाना चाहिए था। वो 2 दिन से उस होटल में था, उसका रहस्य खुलना चाहिए था। इस पूरी घटना का हमने विश्लेषण किया था और कि क्या अज्ञात वीरों ने अवेल जैक्सन को निपटा दिया। ये माना जा रहा है कि बांग्लादेश में अमेरिकी घुसपैठ बड़ी पैमाने पर चल रहा है और अमेरिका पूरे दक्षिण एशिया में अपना कंट्रोल कर रहा, अपने ढंग से सत्ता चाह रहा है, और इसी लिहाज से श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल में उसने ये काबिज कब्जा किया। तो क्या भारत में ही उसकी भारत के लिए भी उसकी साजिश थी? ये रहस्यमयी मौत क्या है, इसे हमने 6 सितंबर को आपको बताया था, लेकिन इसमें ही आईएसआई के अधिकारियों को के मौत के फर्जीवाड़ा को जोड़कर एक सनसनी फैलाई गई। क्या है ये सच? आप इस वीडियो को देखिए जो 6 सितंबर को हमने आपको दिया था। अब इतने लंबे समय बाद उस अवेल जैक्सन की मौत से आईएसआई के एक अधिकारी की हवाई मौत वाली घटना को जोड़कर नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश से जोड़ा जा रहा है। जरा देखिए इस वीडियो विश्लेषण को। एकाएक गबरू ट्रंप घुड़की मारने बंद कर दिया है और नरेंद्र मोदी को मक्खन लगाने लगा है।
डोनाल्ड ट्रंप, या फिर यूं कहें कि कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति, इतिहास में संभवतः पहली बार होगा कि कोई अमेरिकी राष्ट्रपति किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष के सामने यूं घुटना रगड़ रहा हो। पुतिन और मोदी के साथ चीनी राष्ट्रपति की उस तस्वीर ने क्या डोनाल्ड ट्रंप को हिला कर रख दिया? वो तमाम लोग जो आस लगाए बैठे थे कि डोनाल्ड ट्रंप तो मोदी को पस्त कर देगा, उन सबकी बेचैनी कैसे बढ़ गई? कहां पेच फंस गया डोनाल्ड ट्रंप का? क्या अज्ञात वीरों ने चोरी पकड़ ली? पाकिस्तान में जो कमाल अज्ञात वीर कर रहे थे वो बांग्लादेश में कैसे होने लगा? अमेरिकी स्पेशल फोर्स का अधिकारी बांग्लादेश में क्या खेल कर रहा था जिसे अज्ञात वीरों ने निपटा दिया? या फिर अमेरिका ने सबूत खुद नष्ट कर दी? भारत के खिलाफ उसकी पूरी साजिश दुनिया के सामने नग्न होना था। अब भारत अकेले भी नहीं था। तो ये तिलमिलाहट की बात कैसे औकात में आया ट्रंप, ये आज हम सबको समझना अब जरूरी है। और पंजाब के लिए कैसे, उस समय जब पंजाब में कांडी केजरी गैंग की सरकार बनी थी, सतीश जी ने तभी कहा था, याद होगा आपको, कि पंजाब खून की आंसू रोएगा, लेकिन ऐसे रोएगा पंजाब, ये कल्पना नहीं थी। उसका शराबी मुख्यमंत्री अस्पताल में जाकर क्यों लेट गया उस समय जब राज्य बेहद बदहवासी, बेहद परेशानी के दौर में। और उस दौर में ये कांडी केजरी अय्यासी का प्रदर्शन पंजाब में कर रहा है, काफिलों के साथ सुख भोग रहा है, मौज ले रहा है दिल्ली से बाहर। अमित शाह अचानक इन सब के बीच पंजाब क्यों पहुंचे हैं? इन तमाम चीजों को समझेंगे सतीश जी के साथ। सर नमस्कार। नमस्कार मुनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। एक तस्वीर आई थी प्रधानमंत्री मोदी, डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति की। कहते हैं उसी के बाद से डोनाल्ड ट्रंप की पतलून गीली होने लगी। ये शब्द दुनिया के सबसे प्रभावशाली राष्ट्र के लिए बहुत सही भी नहीं लगता, लेकिन जिस ढंग से वो बरबोलापन बकिया पूरी दुनिया में मजाक बन गया। चौतरफा थप्पड़ पड़ रहे हैं, कनाडा से लेकर के ब्राजील, तमाम देश उसे औकात बता रहे हैं। इन सब के बीच रशियन राष्ट्रपति भी कह रहे हैं कि भारत दुनिया का आर्थिक महाशक्ति है, उसके साथ इस भाषा में तुम बात नहीं कर सकते। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना, चापलूसी करना, कल तक तो कह रहा था कि हम भारत को 50% लगा देंगे, हम तो 100% लगा देंगे, लेकिन एकाएक क्या हो गया कि औकात में आ गया ट्रंप। पहले मनीष जी दर्शकों को अपने बता दीजिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या है। इतने 2-3 लाइन का उसका स्टेटमेंट है, उससे ज्यादा बोलने की इसकी औकात नहीं। तो वो बोला क्या है जरा इसको पहले दर्शक समझ लें कि बड़ी रोचक कहानी है आज। ये डोनाल्ड ट्रंप जो है गिरगिट को भी इसने मात दे दिया, जिस तरह से इसने रंग बदला है, और इसकी मजबूरी थी। ये देखिए, ट्रंप ने कहा है कि मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा, वह एक महान प्रधानमंत्री है और भारत अमेरिका के बीच एक विशेष रिश्ता है, चिंता की कोई बात नहीं है। चिंता कौन कर रहा है? चिंता की कोई बात नहीं है। इससे आपको जोड़ना पड़ेगा सर पुतिन के सेंटेंस। पुतिन ने कहा है कि भारत आर्थिक महाशक्ति है, आप उससे ऐसे बात नहीं कर सकते। ट्रंप को कूटनीति का शिष्टाचार सिखा गए पुतिन। ये दुनिया भर में खबर बनी हुई है और तब समझ में आता है कि ट्रंप औकात में क्यों आया। वो ट्रंप पलटे और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका जो है बस जवाब दे दिया कि हाँ हम भी कोई संबंध खराब नहीं करना चाहते। उनके संदेश का सीधा सीधा अर्थ ये है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके ट्वीट को रिट्वीट करके औपचारिकता निभा दी है। लेकिन मनीष जी ये ट्रंप अचानक क्यों पलटा? ये तो सारी मीटिंग हो चुकी थी 31 और 1 तारीख तक। 1 सितंबर को सारी फोटोएं भी आ चुकी थी और उसके बाद 2 तारीख को उल्टा सीधा बोलता रहा, 3 को उल्टा सीधा बोलता रहा, कल तक बोलता रहा, लगातार बहकता रहा, बल्कि आज तो समझिए 6 तारीख है। तो 1 तारीख को जब वो समाप्त हो गई मीटिंग, उसके बाद 2, 3, 4, 5, ये 4 दिन बाद इसके अकल की दाढ़ क्यों होगी? ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल है कि अचानक डोनाल्ड ट्रंप को ऐसी कौन सी चक्री घूमी कि डोनाल्ड ट्रंप के एकदम सरेंडर की मूड में है और दोबारा फिर से एंट्री करना चाहता है नरेंद्र मोदी के सर्किल में।
तो मैं दर्शकों को कहूंगा ये बड़ी खास बात है। और वो एक ऐसा घटनाक्रम है जिसपे यहाँ हिंदुस्तान की मीडिया ने तो कोई ध्यान ही नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दिया, उसको दिया जानबूझकर उसकी उपेक्षा की। क्या कारण रहा, लेकिन उससे होश उड़े हुए हैं अमेरिका के। और कितनी प्रधानमंत्री मोदी को छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी साजिश में घेरने का पूरा इंतजाम था। और उस इंतजाम को एक तरह से मान चुका था ट्रंप कि ये लोग उलझे रहेंगे टैरिफ वाले मामले में, ये लोग उलझे रहेंगे एससीओ की मीटिंग में, और वो यहाँ पर खेल अपना खेल देगा। और उसके बाद आने वाले समय में मतलब भारत का बोलूंगा नहीं मुंह से, क्या अहित चाह रहे थे प्रधानमंत्री मोदी का, क्या अहित चाह रहे थे, उसकी पराकाष्ठा पर चला गया था अमेरिका। और वो अमेरिका क्या, डोनाल्ड ट्रंप को। ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप की जानकारी के बगैर ये काम हो रहा हो। यानी प्रधानमंत्री मोदी को एक तरह जान के दुश्मन ये बन गए थे। ये इधर पूरा जो घटनाक्रम है, और जो मनीष जी ने जिक्र किया उसको समझिए, और उसको खुल के कभी कोई बोलेगा भी नहीं, शायद कभी कोई रहस्य उद्घाटन हो जाए कि 29 तारीख को मनीष जी अमेरिकन स्पेशल फोर्स का गुप्तचर अधिकारी टेरेंस ऑरवेल जैक्सन, वो स्पेशल फोर्स का अधिकारी था, 2006 से वो अमेरिका की सेना में था। वो 29 तारीख को बांग्लादेश पहुंचता है, 29 अगस्त को, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी चीन जाते हैं, उस दिन वो बांग्लादेश पहुंचता है और वहां के विंसेंट होटल में वो चेक इन करता है। लेकिन उसके बाद फिर कोई उसको देखता नहीं। 31 तारीख को उसकी लाश मिलती है होटल के अंदर से। ये सबसे खास बात है कि 29, 30, 31 तारीख को वो दरवाजा नहीं खुलता है, होटल वाले आके उसका दरवाजा खटखटाते हैं। जब वो नहीं खुलता तो दरवाजा तोड़ा जाता है, अंदर वो मरा मिलता है, उसकी मरी हुई लाश होती है। मगर कहानी यहीं से संदेहास्पद हो जाती है और बहुत आगे तक चली जाती है कि वो एक अमेरिकन, और वो आया था व्यापारी बनकर। सबसे खास बात है कि उसने अपना कार्य जो बताया था विजिट का कि मैं व्यापारी बनकर आया हूं बांग्लादेश के अंदर। लेकिन आपको ताजुब होगा कि उसके कमरे की बुकिंग अमेरिकन एम्बेसी के द्वारा हुई थी, उसने खुद बुकिंग नहीं कराई थी, उसकी बुकिंग अमेरिकन एम्बेसी ने की थी। तो जाहिर सी बात है कि वो व्यापार करने तो नहीं आया था। अब अमेरिकन आदमी बांग्लादेश में कौन सा व्यापार करने आया था, जहाँ तबाह हुआ जा रहा, लूटा जा रहा, जला जा रहा, वहां क्या करने आया था वो। और ये उसकी पहली यात्रा नहीं थी, इससे पहले वो यात्राएं कर चुका था बांग्लादेश की। और वो कहाँ कहाँ गया था, वो जहाँ पे मनीष जी ने हमको नाम लिया था, जहाँ पे रोहिंग्याओं का इन्होंने बना रखा है शरणार्थी शिविर, वहां तक वो गया। और जितने इनके लफंगे थे जिन्होंने शेख हसीना के तख्ता पलट में मुख्य भूमिका निभाई थी, उन सबके साथ वो मीटिंग कर चुका था पहले। वो दोबारा क्या 3 बार आ चुका था, पहली अब चौथी बार समझिए आया था। और उस आदमी की जब लाश मिलती है तो 1 घंटे के अंदर अमेरिकन एम्बेसी पूरी पहुंच जाती है उस होटल पे, और होटल पे जाके कमरे को अपने कब्जे में ले लेती है। 808 नंबर उसका कमरा था। और उसके बाद बांग्लादेश की पुलिस को दूर कर देती है, कहती है कि तुम इसका पोस्टमार्टम नहीं करोगे, तुम इसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दोगे मीडिया में। और वो बांग्लादेश की औकात क्या हो, तो अमेरिका के चरणों में पड़े हुआ है। तो जरा गौर करिए कि उसका पोस्टमार्टम किए बिना अमेरिकन अधिकारी ले जाते हैं, और वो साथ ही साथ बांग्लादेश की पुलिस को ये भी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुम इसको बताओगे कि ये नेचुरल मौत है, यानी हार्ट अटैक या कहते हैं नेचुरल मौत है, कोई दुर्घटना या किसी प्रकार का कोई संदेह पैदा ना हो। तो बांग्लादेश की पुलिस ने ऑफिशियल कह दिया कि तो नेचुरल डेथ थी, वो लेके चले गए। तो 1 घंटे के अंदर होटल के अंदर से उसकी पूरी जो है बॉडी पहुंच जाती है अमेरिकन एम्बेसी। और मगर होटल के जो कर्मचारी हैं, उनमें से होटल के कर्मचारी, अभी अमनी जी इस पे आते हैं कि होटल के जो कर्मचारी थे, होटल के कर्मचारियों ने बताया कि उसके कमरे की जो तलाशी लेकर वहां से जो अमेरिकन एम्बेसी के अधिकारियों ने जो सामान बटोरा, उसमें मनीष जी नक्शे थे, बांग्लादेश के कुछ नक्शे थे, और उसके अलावा अन्य कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट थे जो एक तरह से जासूसी में इस्तेमाल होते हैं। वो पूरा इंतजाम था, उस सब उसका लेके अपने साथ चले गए, और लैपटॉप उसका ले गए, कैमरा ले गए, सब ले गए उसका। और बांग्लादेश की पुलिस वहां पर एक चौकीदार की तरह खड़ी रही कि किसी कुछ बोलने के अधिकार नहीं इसको, और ना कोई कार्रवाई करने का अधिकार। और सबसे, और इसके बाद जरा मामला और रहस्यमय हो जाता है कि 31 तारीख को वो उसकी लाश लेकर तो चले गए, लेकिन उसकी लाश बांग्लादेश से कब अमेरिका गई ये किसी को नहीं मालूम है। ये किसी को नहीं मालूम है। आप बांग्लादेश के सारे अखबार ढूंढ लीजिए, हिंदुस्तान के अखबार ढूंढ लीजिए, अमेरिका के अखबार ढूंढ लीजिए, बहुत गोपनीय तरीके से उसको अमेरिका ले गए। कब ले गए 3 दिन बाद ले गए, 2 दिन बाद ले गए, ये कोई नहीं जानता। फिलहाल वो अस्पताल से, उसका होटल से उसको अम्बेसी तक ले गए। उसके बाद उसके बारे में कोई नहीं जानता कि उसका क्या हुआ,
वो अमेरिका ले गए, अमेरिका में उसका क्या तो पोस्टमार्टम हुआ नहीं हुआ, मगर ये कहीं कोई जिक्र नहीं है। मैंने बहुत ढूंढा, जो आपके सर्चिंग वाले ऐप हैं उनमें ढूंढा, सब जगह यही मुझे मनीष जी जो चैट जीपीटी है इस तरह के जो होते हैं ग्रोक वगैरह, मैंने उन पर भी ढूंढा तो उन्होंने कहा कि कहीं पे इसका कोई उल्लेख नहीं मिल रहा है। वो मैं कई बार ढूंढा, कहीं इसके कोई उल्लेख नहीं है कि उसकी लाश का क्या हुआ, उसको कब लेके गए, किस लेके गए। यानी बांग्लादेश की जो एयरलाइंस हैं जो वहां से जहाज जाते हैं, उन किसी भी एयरलाइंस में भी उसका कोई जिक्र नहीं है कि कोई लाश वहां से बुक होकर अमेरिका गई। तो कहाँ गई, अगर आसमान खा गया तो इसका मतलब बड़ा गुप्त तरीके से अमेरिका ने उसको बाहर, अमेरिका से बाहर वो ले गए। लेकिन उसकी मौत के बाद सनसनी पूरी अंतर्राष्ट्रीय जगत में हुई। हमारे यहाँ मीडिया सोता रहा, उसका कहीं कोई जिक्र आपको नहीं मिलेगा। ये पूरे घटनाक्रम का जिक्र नहीं मिलेगा। और क्यों नहीं मिलेगा, आगे जो सवाल है वो इसके शंका पैदा करते हैं कि इसके बाद मनीष जी वो तो चला गया, मगर अटकलें लगना शुरू हुई। बांग्लादेश के अखबार, बांग्लादेश की मीडिया रंग गई इस बात से। और बांग्लादेश के अलावा जो इंटरनेशनल मीडिया थी उसने भी अपने अपने कयास लगाने शुरू किए। हिंदुस्तान के कुछ अखबारों ने जिनको बहुत कम लोग जानते हैं, उन्होंने भी अपने अपने कयास लगाए कि क्या कारण हो सकता है। और उन कयासों में जो 2 कयास आए वो बड़े महत्वपूर्ण है। इसको जरा दर्शक समझें कि पहला कयास ये तो बिल्कुल तय हो चुका था कि उसके कमरे से चीजें बरामद हुई, उसके बाद वो समझ में आ गया कि कोई गुप्त मिशन पे था। क्या मिशन था तो उसके साथ ही चला गया, या उसके आका जानते होंगे कि वो गुप्त मिशन पर आया था। और उसका वो मिशन जो है वो डिस्क्लोज हो गया, वो खुल गया था दूसरी एजेंसियों के जरिए, चाहे भारत की एजेंसी कह लीजिए या कहीं और की एजेंसी कह लीजिए, उन लोगों को खुल चुका था। तो इसलिए उसका जिंदा रहना जरूरी नहीं था और अमेरिका ने स्वयं उसको मौत के घाट उतार दिया ताकि ये खत्म हो जाए, यहीं से काम खत्म। और इसीलिए इतने गोपनीय तरीके से उसकी लाश वो ले गए, ना उसका पोस्टमार्टम कराया ना कोई। ये एक कयास है। और जो दूसरा कयास है वहां से अज्ञात वीरों का काम शुरू होता है कि दूसरा कयास है कि जो विरोधी एजेंसियां हैं, समझिए अमेरिका की या बांग्लादेश की, उनको एक खबर लग गई थी कि किस मिशन से आया और क्या करने जा रहा है। तो उन्होंने खुद इसको मौत के घाट उतार दिया। वो अब विदेशी एजेंसी में कौन एजेंसी हो सकती है या आप आकलन करते रहिए, लेकिन उसमें एक जिक्र और आ रहा है कि क्या जो आप लोगों ने देखा होगा मनीष जी, जिस समय वो 1 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी की पुतिन के साथ एक फोटो बड़ी वायरल हुई थी। और वो वायरल वो सबमिट की नहीं थी, वो फोटो थी कार के अंदर पुतिन और मोदी की 1 घंटे तक बातचीत हुई। तो जो लोग इस कांड को रिपोर्ट कर रहे थे उसमें उन्होंने उसका भी जिक्र किया, उस फोटो का भी जिक्र किया, उस मीटिंग का भी जिक्र किया है कि क्या 1 तारीख को पुतिन इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को अपने साथ कार में अलग ले गए थे और उनको सुरक्षा संबंधी कुछ जानकारियां उन्होंने दी थी। क्या उन्होंने सावधान किया था मोदी को या कुछ और जानकारी दी थी? ये अलग अलग कयास हैं। मगर एक तरह से अमेरिका हिल गया। सबसे खास बात यह है कि अमेरिका हिल गया। और ये मैं जो कह रहा हूं ये आज इसकी जो आया है, यानी कल वहां अमेरिका 5 तारीख समझ लीजिए, ये जो एकदम से इसने गिरगिट की तरह रंग बदला है, तो इसकी सारी आशाओं पर पानी फिर गया। ये कुछ उम्मीद और लगाए बैठा था, इसीलिए उस मीटिंग के बाद फोटो वोटो देखने के बाद ये लगातार उलूल जुलूल बयान दे रहा था, भड़काने वाले बयान दे रहा था, भारत को अपमानित करने वाले बयान दे रहा था। लेकिन जब इसके पास रिपोर्ट पहुंची है कि क्या हुआ है, वो ऑरवेल, क्या नाम था, टेरेंस ऑरवेल जैक्सन, वो कैसे मरा है, तब इसकी समझ में आया कि इसका पाला किसी हल्के फुल्के आदमी से नहीं पड़ा है और इसके जो है अभी इसको बड़े लोहे के चने चबाने पड़ेंगे उनसे टकराने के लिए। और उसके बाद ये एक तरह से सरेंडर हो गया, क्योंकि बांग्लादेश में एक तरह से कमर टूट गई इस आदमी की। ये हाँ, इस फोटो का जिक्र सारी रिपोर्टों में जो टेरेंस ऑरवेल जैक्सन की मौत की बात कर रहे हैं। और उसमें एक तो यहाँ की मीडिया ने तो कोई बात ही नहीं की, लेकिन बांग्लादेश, हम लोग अकेले थे शुरुआत में सर जिसने इस फोटो की महत्ता पर डिस्कशन लंबा शो किया। पूरा शो ही हम लोगों ने आधे घंटे का इस फोटो की महत्ता पर किया था और इसे बड़े हल्के। उसके बाद इसी शो को देख के कुछ चमचों बेलचों ने कहा अरे पुतिन तो कुछ और लोगों को भी, वो किम जोंग को भी इस गाड़ी में बैठा दिया। लेकिन इसकी क्या महत्ता है, आज बांग्लादेश में उसका इंपैक्ट दिखाई दे गया। और वो ये केवल इतनी कहानी नहीं है मनीष जी, वो टेरेंस ऑरवेल जैक्सन जो स्पेशल फोर्स का अफसर था, जो बांग्लादेश में किसी गुप्त मिशन से आया था, उसका मिशन तो उसके साथ ही चला गया। उसके साथ ही साथ पीटर हॉस, वो अमेरिका का राजदूत रहा था बांग्लादेश में 2 साल तक। 2 साल तक वो रहा
और राजदूत पद से हटने के बाद और शेख हसीना के हटने के बाद शेख हसीना का जो तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश के अंदर, उसमें पीटर हास की सबसे मुख्य भूमिका बताई जाती, क्योंकि वो अमेरिकी राजदूत रह के 2 साल तक उसने वो पूरा बोया था अमेरिकन साजिश के बीजों को कि कैसे शेख हसीना को हटना है। और उसमें उसके साथ था वो डोनाल्ड लू को हम लोग हिंदुस्तान के संदर्भ में पहले उसका जिक्र कर चुके हैं। तो हिंदुस्तान में भी उसकी बड़ी गहरी रुचि है और मोदी उसको बर्दाश्त नहीं है। और उसका जो पहले वाली डीप स्टेट थी, उसने डोनाल्ड लू को तैनात कर रखा था कि मोदी को भी यहाँ से, मोदी की भी विदाई होनी चाहिए। जॉर्ज सोरोस का बड़ा गहरा दोस्त है, तो डोनाल्ड लू के साथ बड़े गहरे संबंध पीटर हास के हैं। और वो पीटर हास भी संभवतः जिस समय मरा है वो उस समय बांग्लादेश में ही था, और वो बांग्लादेश में नहीं था। मनीष जी वो पद से हटने के बाद वो 6 बार, पिछले 1 साल के अंदर वो 6 बार बांग्लादेश का लंबा दौरा कर चुका है, और हमेशा वो टूरिस्ट वीजा पे आता है। तो जो आदमी 2 साल तक बांग्लादेश में रहा हो और उसके बाद ऐसी कौन सी जगह उसकी छूट गई जिसकी वजह से वो टूरिस्ट वीजा लेके 6 बार आ चुका साल भर के अंदर बांग्लादेश में, ऐसी कौन सी बड़ी खूबसूरत जगह है जो वो 2 साल में नहीं देख पाया। उसके बाद तो कुछ जगह देखने नहीं आता था, वो कुछ अलग राज रचना रच रहा था। बांग्लादेश में तो सफल हो चुके थे, उनके निशाने पर भारत ही है, उनके निशाने पर भारत ही है। और ये भारत के साथ कोई बड़ी निर्णायक साजिश इनकी थी। और इसको जरा एक और चीज से समझ लीजिए, मैं पहले आज से करीब 8 महीने पहले मैं दिखा चुका हूँ मनीष जी, उसका भी वीडियो पड़ा है, जरा उसको भी देख लीजिए। डेनियल स्टेफन कॉर्टिनी, वो भी अमेरिकन है, वो अमेरिकन है और वो यहाँ पे 12-14 से कांग्रेसियों के समय में खुलकर रहा। जब वो यहाँ पे मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार ने जब उस पर डंडा चलाया तो वो भाग गया, हिंदुस्तान से भागा और नेपाल में जाकर बस गया। लेकिन वो आज भी मणिपुर में सक्रिय है। और जरा ये भी समझिए, रुक जाइएगा मनीष जी, ये भी समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी को अभी 9 तारीख को मणिपुर का दौरा करना है। जरा पहले इसको देख लीजिए। ये हम लोगों ने पीछे भी इस पर विश्लेषण किया था। हाँ, दिखा दीजिए मनीष इसको। 18 दिसंबर 2024 का एक पोस्ट है, उस दिन हम लोगों ने शो किया था इस पर डेनियल पे कि किस तरह ये मणिपुर में क्या क्या कांड ये कर रहा था। हाँ, कि हिंदू धर्म के खिलाफ ईसाई मिशनरियां भयंकर हिंसा के युद्ध छेड़ने में जुटी हुई हैं। मणिपुर में ईसाई कुकी आतंकियों को हिंदुस्तान और वहां की सरकार के खिलाफ जहर भरते हुए उन्हें हथियार और उसकी ट्रेनिंग देते हुए ईसाई मिशनरी डेनियल स्टीफन कोर्टनी का यह दूसरा वीडियो भी सामने आया है। अर्थात हिंदू धर्म के खिलाफ ईसाई मिशनरियां राजनीति में अपने हिंदू नामधारी ग्रीन स्नेक छोड़ने के साथ ही सशस्त्र युद्ध की भी तैयारी कर रही हैं। और ये वीडियो भी जो है, ये एक बांग्लादेशी ने ही इसको रिट्वीट किया था, सलाउद्दीन शोएब चौधरी जो वहाँ संपादक हैं। और देख लीजिए, ये आदमी वहां पर मणिपुर में बहुत बुरी तरह से सक्रिय है पिछले 2 साल से। अब जरा सरकार ने शिकंजा कसा तो संभवतः इसकी सक्रियता कम हो गई। तो ये आदमी पहले 2 साल से वहां था और प्रधानमंत्री मोदी को 9 सितंबर को मणिपुर का दौरा करना है, जैसे अभी समाचार आ रहे हैं। वहां मणिपुर और मिजोरम में उनको किसी परियोजना का उद्घाटन करना है। तो उससे पहले बांग्लादेश में वो आता है स्पेशल फोर्स का अधिकारी पीटर हास पहले से मौजूद है बांग्लादेश के अंदर, और ये आदमी मणिपुर में सक्रिय है। तो इनकी कोई लेकर बड़ी खूनी साजिश थी, मैं बहुत खुलकर कहूं, और उस साजिश को बहुत बुरी तरह से निपटाया है। अब किसने निपटाया है इसका अनुमान आप लगा सकते हैं, लेकिन उसका रोना रो रहे हैं जो बांग्लादेश के अखबार और कुछ और भी मीडिया की तरफ की। 2 कारण है, वो साधारण मौत नहीं मरा है, अपनी मौत नहीं मरा है, वो मरा तो है, हत्या ही उसकी हुई है, या तो उसको मार दिया अमेरिका ने खुद, क्योंकि साजिश खुल चुकी थी, वो नंगे हो चुके थे और बहुत बुरी तरह बेनकाब होते, तो उससे पहले उन्होंने उसको शांत कर दिया स्वयं, और या फिर किसी अज्ञात वीर ने काम दिखाया है कि उसको बाहर भेजा है। ये एक बड़ा कारनामा है। और ये जो SCO में जो कुछ हुआ, ये उससे अलग पैरेलल यहाँ पर चल रहा था। इसीलिए एक तस्वीर जो है वो वायरल हो रही सर, वो आपने देखा होगा, वो तोहफा कबूल है टाइप। ये तस्वीर नरेंद्र मोदी के साथ कि तोहफा कबूल है टाइप, और इसमें वो वीडियो भी है जो हमने अभी खबर के रूप में दिखाया था डोनाल्ड ट्रंप का। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, और डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जो बात कही है वो महत्वपूर्ण है। और उससे भी महत्वपूर्ण है कि इस वीडियो को, इस पोस्ट को, डोनाल्ड ट्रंप के इस वीडियो को प्रधानमंत्री मोदी ने रिट्वीट कर दिया है। जो इसने कहा है उसको PM ने रिट्वीट कर दिया है। तो ये बताता है कि अब दुनिया भर में खबर ये तो चल रही है
कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा, मोदी के बारे में ऐसा कहा, लेकिन इस बात पर चर्चा नहीं हो रही है कि दरअसल इसका इंपैक्ट क्या है, क्यों ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने किया। प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट भी हमने दिखाया कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने इसको रिट्वीट किया है कि ठीक है भाई, चलो तुम औकात में आ गए, तुम्हारा तोहफा कबूल है। अब देखिए मनीष जी, ये रूस की, चीन की और भारत की जो तिकड़ी बन रही थी, ये तिकड़ी तो बड़ी मारा खाई है। इससे निपट पाना डोनाल्ड ट्रंप के बस का नहीं था, वो समझ रहा था, लेकिन अभी भी उसको उम्मीद थी। अन्यथा मैं फिर कह रहा हूँ बार बार कि ये सारे तिकड़ी वाला काम तो 1 सितंबर को खत्म हो चुका था। लेकिन वो जब उसकी लाश जो है बड़े गुप्त तरीके से जब अमेरिका पहुंची होगी, उसका पोस्टमार्टम हुआ होगा और उसकी रिपोर्ट जब पहुंची होगी अमेरिकन भालू के पास, तब इस भालू को समझ में आया कि खेल बड़े ऊंचे खिलाड़ियों से उसका सामना पड़ा है और उनसे खेल खेलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और हो सकता है पलट के उसके ऊपर भी कोई वार हो। उससे पहले उसने सरेंडर करने में ही भलाई समझी है। ये उसे तब यदि उस डॉट्स को मिलाते हैं सर, जो अभी 5 दिन पहले भी लोगों ने विश्लेषण किया था कि जर्मन अखबार ने कहा कि 5 बार नरेंद्र मोदी को इसने फोन किया और मोदी फोन पे ही नहीं आए। हाँ। अब देखिए, इसमें जो पीएम मोदी ने जो उसको ट्वीट करके कहा है, जो आपने उसको कि राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की हम तहे दिल से सराहना करते हैं और उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच एक अत्यंत सकारात्मक और दूरदर्शी, व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। कोई डोनाल्ड ट्रंप का के बारे में खास रूप से नहीं कहना और ये कहना हाँ अमेरिका के साथ हमारा ऐसा संबंध है। मतलब ये नहीं कि सीधे नरेंद्र मोदी अब आ गए कि हाँ जय जय हो गया, वो गिरगिट की तरह रंग बदल लिया तो हम भी पलट गए, ऐसा नहीं हुआ। इंडियन मीडिया, आज भी मैं देख रहा था, खबर सिर्फ ये थी कि ट्रंप ने मीडिया के सामने नरेंद्र मोदी की तारीफ की, भारत की तारीफ की, लेकिन बांग्लादेश वाला एंगल कोई नहीं जोड़ रहा कि अज्ञात वीरों का कमाल क्या है। और वो सब जो लार टपकाए बैठे थे कि भारत पर कोई प्रहार कर देगा अमेरिका, और वो चोट्टा टाइप का जो खान वान जो है ये जिहादी, इन सब ने कि वो फलाना गूगल बंद हो जाएगा, ढेमकाना बंद हो जाएगा, इस तमाम भारत द्रोही नैरेटिव को चकनाचूर कर दिया गया। अब मैं वहां के बांग्लादेश के अखबार का बता रहा हूँ, ट्रांसलेट करके मैंने रखा है पीस, और उसके बाद आपकी समझ में आ जाएगा खेल क्या था। ये स्टीफन का जो है टेरेंस ऑरवेल जैक्सन जो है, ये अभी कोई 29 तारीख को कोई बांग्लादेश नहीं पहुंचा था, ये बांग्लादेश में महीनों से पड़ा हुआ था, वहां रचना रच रहा था। और वहां के अखबार जो लिख रहे हैं, जरा उस अखबार को समझिए। ढाका पुलिस के इंस्पेक्टर मिजानुर रहमान के अनुसार जैक्सन कई महीनों से व्यावसायिक यात्रा पर बांग्लादेश में थे और 29 अगस्त को ढाका में चेक इन किया था। 31 अगस्त की शाम को वो छोड़िए, ढाका पुलिस का झूठ इसी बात से पकड़ा गया कि जैक्सन का कमरा यूएस एम्बेसी के माध्यम से बुक कराया गया था, फिर उसने जैक्सन को निजी व्यावसायिक यात्रा पर आया हुआ कैसे बता दिया। ये वहां पे सवाल उठ रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। तो वो, अब मेरा तो मानना है मनीष जी कि कोई अज्ञात वीरों ने ही कमाल दिखाया है और उसके बाद ये, क्योंकि अगर अमेरिका का ये कारनामा होता, अमेरिका ने काम किया होता, तो फिर अमेरिका निश्चिंत रहता। और ये अचानक जो बदला है, तो ये बांग्लादेश का, क्योंकि हमारे यहाँ उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा और जानबूझकर उसको लाइमलाइट से बाहर रखा गया इस खबर को, जो मनीष जी कह रहा है, ताकि किसी की निगाह उस साजिश पर न जाए। इतना बड़ा कांड हो गया बांग्लादेश में और हमारे यहाँ अखबार को मालूम ही नहीं है और न्यूज चैनल को लेना देना ही नहीं है इस खबर से। क्यों? ये एक स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स का आदमी रहस्यमय तरीके से मारा जाता है, उसका पोस्टमार्टम नहीं होता उसको, और 1 घंटे के अंदर गायब हो जाती है उसकी लाश। कौन उसको छुपा रहा था, कौन उसको दबा रहा था, और हिंदुस्तान में किसका लाभ है और किसके स्वार्थ जुड़े हुए हैं कि इस खबर को ज्यादा यहाँ पे हाईलाइट ना होने दिया जाए। क्योंकि अगर ये हाईलाइट हुई, इसकी बाल की खाल निकाली गई, तो लाभ भारत को होगा, भारत के प्रधानमंत्री को होगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि वो इसीलिए आया था। वो बांग्लादेश में क्या उखाड़ेगा? वो बांग्लादेश में ऐसा क्या गड़ा है जिसको अमेरिका ले जाना चाहता है? बांग्लादेश के माध्यम से वो भारत पर वार करने की लगातार प्रयास कर रहा है पिछले 1 साल से। बिल्कुल, मैं अभी देख रहा था कि पूरी अमेरिकी खुफिया एजेंसी, जो कुछ खबरें आ रही थी, अमेरिकी खुफिया एजेंसी इस बात को लेकर के कि किसी भी ढंग से भारत के साथ रिलेशन बेहतर हो जाए। और इस कंडीशन में मुझे लगता है कि ये जो खेल है, ये इसको इतना हल्के रूप में ले लिया गया, इसका मतलब है कि ये पता चल गया कि टीम डोभाल कितना एक्टिव है।
और पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ, पाकिस्तान की बोलती बंद रही। इतने सारे अज्ञात वीरों ने इतने लोगों को निपटा दिया, इतने आतंकियों को निपटा दिया, पाकिस्तान कराह भी नहीं पाया। बांग्लादेश का मिसाल सिर्फ ये नहीं है कि बांग्लादेश में बांग्लादेशी आतंकियों को निपटाया गया, ये एक तरह से हमारे लिए अमेरिकी आतंकी ही तो था। ये कुछ ना कुछ गुल खिलाने आया हुआ था ये। हाँ, ये एक मैसेजिंग बहुत बड़ा भारत ने दिया है कि इस जोन में आकर के खेल तुम नहीं करोगे। और इन सब का इम्पैक्ट मुझे लग रहा है कि जो चीन में जो तस्वीर आई थी उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो जरूर है। ना ना, वो बैकग्राउंड में तो वो म्यूजिक बज ही रहा था, वो बैकग्राउंड में तो वो म्यूजिक बज ही रहा था। ऐसा थोड़ी कि उसका कोई असर नहीं था, लेकिन उसका जो असर था उसको मारक हथियार की तरह उसका प्रभाव जो डाला वो इस घटनाक्रम ने डाला। और इस घटनाक्रम के बाद अमेरिका को दोबारा सोचना पड़ेगा बांग्लादेश में कोई हरकत करने से पहले। इसका मतलब यह है कि भारत बड़ी गिद्ध दृष्टि रखे हुए है बांग्लादेश पे। ऐसा नहीं कि इसको कोई छोड़ दिया है, मनमोहन सिंह के समय जैसा हुआ करता था वैसा जैसा चल रहा वैसा चलने तो कोई मतलब नहीं हमारा। भारत का वहाँ 100% लेना देना है, 24 घंटे लेना देना है। और एक और घटनाक्रम बता दूं मनीष जी, इसी से जुड़ा हुआ, और उसको भी हमारे यहाँ चैनलों ने बहुत बेशर्मी से, मीडिया ने बहुत बेशर्मी के साथ उसको ढक दिया। और वो आज जो है, आज एक अखबार ने वो खबर छापी, आज मैं जरा दर्शक समझे कि जिस समय वो एससीओ की मीटिंग खत्म हुई उसके बाद वो जो जश्न हो रहा था, जो परेड करवाई चाइना ने, उसमें नेपाल का प्रधानमंत्री भी पहुंचा था, ओली पहुंचा था। और उसने लिपू लेख दर्रा जिसको लेके उसने राग अलापा था अभी साल भर पहले, उसने वो शी जिनपिंग से भी अलापा कि वो जो है लिपू लेख दर्रे पे बवाल वाला, तो उसको शी जिनपिंग ने 2 टुकड़े जवाब दिया है। शी जिनपिंग ने कहा कि ये मामला तुम भारत के साथ समझो, भारत के साथ तुम्हारा मामला, अब चीन का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो वो अपना मुंह लटकाकर वापस आ गया। लेकिन खबर ये नहीं है मनीष, अब खबर जरा जानिए कि खबर ये है कि नेपाल में पिछले 2-3 दिन से, संभवतः तीसरा दिन है, यानी परसों से वहां पे सोशल मीडिया पूरी तरह से बंद है। ना फेसबुक चल रहा है, ना ट्विटर चल रहा है, ना लिंक्डइन चल रहा है, ना व्हाट्सएप चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा। एक वहां की सरकार ने उसको बंद कर दिया है, 3 दिन से बंद है और अभी कब खुलेगा कोई जानता नहीं। तो क्यों हुआ ये, मेरे एक मित्र है मनीष जी नेपाल में, तो कल अचानक वो फोन आया, तो वो यही सूचना देने के लिए उन्होंने मुझे फोन किया था कि आज जब मैंने इसका है तब मैं जोड़ रहा हूँ। कहें यहाँ पे तो सब बंद है, मतलब कल जब बात कर रहे थे कहें 2 दिन से यहाँ बंद है, कोई नहीं चल रहा सोशल मीडिया। और उसका कारण उन्होंने जो कारण बताया वो आम नागरिक है, कोई राजनीति में नहीं। कहें जब से ओली लौट के आया था चीन से नेपाल, कहीं यहाँ पर इतनी गाली इसको दी जा रही थी, पूरा नेपाल गाली देने पर लगा था। कह रहे अब तो भैया सबके हाथ में मोबाइल है और हर आदमी के पास सूचनाएं हैं। तो कहीं लिपू लेक वाली खबर आ चुकी थी, उसके आने से पहले नेपाल आ चुकी थी कि ओली ने बात की शी जिनपिंग से, और शी जिनपिंग ने जवाब ये दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं, तुम भारत के साथ बात करो, भारत तुम्हारा और भारत का मामला है। कहीं उसके बाद कहीं इनकी कहीं नजर नहीं आ रहे थे और बहुत बुरी तरीके से गाली पड़ रही थी। कहीं उसके बाद इतना बौखला गई सरकार कि उसको लगा कि इस गाली के आंधी चल रही है, इसको रोकने का केवल एक ही तरीका है कि सोशल मीडिया बंद कर दो। तो जरा पड़ोस का नेपाल का हाल ये जान लीजिए, जो यहाँ बैठे खैराती बताते हैं कि नेपाल में कैसी हवा बह रही है। और एक और चीज है मनीष जी, इसको जरा बिहार के लोग उसको जोड़ के देखें, बिहार के संदर्भ अपने आप जुड़ जाता है। बिहार का तो वैसे भी पड़ोसी है नेपाल। तो उनसे बड़ी देर लंबी मेरी बातचीत हुई, तो कहने लगे कहे यहाँ पे हालत क्या है कि वहाँ का जो राष्ट्रपति है, वो प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री ओली है, ये 10वीं फेल है। ये इसको समझिए, ये 10वीं फेल है, ये 10वीं पास नहीं है। नहीं, ये प्रधानमंत्री 8वीं फेल है। प्रधानमंत्री 8वां पास भी नहीं है नेपाल का, जो ओली है। और जो वित्त मंत्री है, कहे जो हमारे यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर है, वो 10वां फेल है। जरा क्या हालत होगा, क्या हालत होगी उस नेपाल की। अपने बहुत सारे व्यूअर्स नेपाल के हैं, नेपाली व्यूअर्स, बहुत सारे सम्मानजनक नेपाली व्यूअर्स हैं अपने। हाँ, तो वो अगर होंगे तो बताएंगे। कहे हमारा प्रधानमंत्री 8वां फेल, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर 10वां फेल और हमारी राष्ट्रपति इंटरमीडिएट पास। बस कहीं ये हालत है हमारे यहाँ सरकार की। और कहें अब जनता पिछले 2-4 साल के अंदर इतनी जागृत हुई है, खासकर सोशल मीडिया की वजह से, क्या बुरी तरह से धुआंधार, मैं बता नहीं सकता कितनी गालियों की बाहर चली कि उनको ऊब कर बंद करना पड़ा है अपना सोशल मीडिया। तो ये हालत है हमारे पड़ोस के नेपाल की। तो ये भारत अपने आप में कैसा खेल खेल रहा है, भारत का क्या कूटनीतिक गेम चल रहा है, इसका अनुमान आप इससे लगा सकते हैं।
बिल्कुल, ये जलवा भारत का है। मतलब आप देखिए कि चौतरफा पाकिस्तान के लिए कहा जा रहा है। कैसे ही एक आज अपने एक व्यूअर्स ने फोन किया, आर्मी के वरिष्ठ अधिकारी हैं, वर्तमान में हैं, और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की तैयारी, पाकिस्तान को एकदम से पूरा इंटरनेशनली नस्ते-नाबूद कर देने का, मतलब इग्नोर ऐसा कर देना है कि चीन जैसा देश भी उसके साथ नहीं रहे। ये पूरी तरह से पूरी प्लानिंग है। एक और व्यूअर्स इसी ढंग से चूंकि इसको मैच कर गया, तो समझ में आता है कि पूरे चारों तरफ जो भी फुदकने की कोशिश करता रहा, जबकि नेपाल के साथ तो अपना बेटी रोटी का रिश्ता है। नेपाल के साथ जो अपना रिश्ता है वो दूसरा है। ये तो दोनों राक्षस हैं जो अलग हुए नफरत में, नेपाल के साथ। लेकिन नेपाल भी फुदकने लगा चीन और पाकिस्तान की गोद में, पाकिस्तान को आतंकवाद का आश्रय देने लगा। हमारे यहाँ जो आतंकवादी घुसपैठ हुई, उसके लिए नेपाल एक रास्ता बना। कई ऐसे वामपंथी सरकार जब वहां आए, उस दौर में हुआ। मुझे लगता है कि ये जो चीजें हुई है सोशल मीडिया पर, एक तरह से नेपाल की आम जनता का विद्रोह है कि तुम जिहादी पाकिस्तान के साथ खड़े होते हो और हमारा जो, जिस देश के साथ हमारा बेटी रोटी का रिश्ता है, उससे हमारे रिश्ते खराब करते हो। ये मुझे लगता है कि नेपाल की आम जनता का विद्रोह है और इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये भारत का नया जलवा है, नए भारत का। बिल्कुल सर, ये भारत द्रोही जितने हैं, ये अभी फुदक रहे थे प्रधानमंत्री जब वहां गए, तो कि भारत के विदेश मंत्री को साइड कर दिया गया है। चीन ने गुस्सा व्यक्त किया, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एस जयशंकर को साइड कर दिया। अब एस जयशंकर किनारे हो गए। चीन में एस जयशंकर किनारे थे, आपने देखा होगा। पूरा उन खलियारों ने खूब नैरेटिव जगाया कि एस जयशंकर को, मोदी के जयशंकर को चीन ने जो है कहा कि इसको साइड रखो, जम करके। वैसे ये वही चुट्ठों की चंडाल चौकड़ी है, चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री बना रहे थे कि 4 दिन बाद प्रधानमंत्री बन जाएंगे, जो रोज 5 PM 4 PM पे करते रहते हैं खेल। ये पूरा जो छोटागिरी, ये सब नैरेटिव जो बनाते रहते हैं। अब जवाब आया कि प्रधानमंत्री की जगह पे अमेरिका जा रहे हैं जयशंकर। अभी निर्मला सीतारमण का कमाल देश ने देखा ही कि पूरा सांप सूंघा हुआ है जीएसटी पर उनकी टीम में। ट्रंप को एक और मैसेज, पीएम मोदी नहीं जाएंगे अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र की बड़ी मीटिंग से किया किनारा, एस जयशंकर जाएंगे पीएम मोदी की जगह पे। और ये खबर दोपहर बाद की है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप की चमचागिरी के बाद की है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो चमचागिरी की है, नरेंद्र मोदी के महिमा मंडन का जो भजन गाया है, उसके बाद ये मैसेज, अमेरिका हम नहीं आ रहे हैं, हमारा सबॉर्डिनेट जाएगा, जयशंकर जाएंगे। मनीष जी, ये जो खबर है और जो ये कई चीजों को अब पुष्टि कर रही है जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि पहले मैं आ जाऊँ, जयशंकर चीन क्यों नहीं गए थे। तो याद होगा जिस दिन पहले बैठक हुई थी, उस दिन मैंने ही कहा था कि ये कि जयशंकर नहीं दिखाई दे रहे हैं, अजीत डोभाल बैठे हुए बगल में, और ये बड़ा घटनाक्रम है क्योंकि जयशंकर हमेशा रहते हैं, खासकर चीन की यात्रा में जयशंकर का ना होना बड़ी बात थी। और उसके बाद दूसरे दिन पर कई लोगों ने चर्चा शुरू की, ये चर्चा गर्म हो गई, खैरातियों ने अपने 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 हिसाब से राग अलापने शुरू किए। यहाँ से भी, हिंदुस्तान से भी एक सफाई दी गई कि उनकी तबीयत नहीं ठीक है, तो बड़ी बड़ी भूंडी सी सफाई थी, बड़ी खोखली सफाई थी, कोई मतलब नहीं था उसका, क्योंकि जयशंकर लगातार ट्वीट कर रहे थे, उसी दौरान लोगों से मुलाकात कर रहे थे, वो मुलाकात के वीडियो भी या फोटो ट्वीट कर रहे थे। तो तबीयत नहीं खराब है, वो बात समझ में नहीं आई। आज अब जब ये सामने आया है हमारे पड़ोस का घटनाक्रम, ये बड़ा घटनाक्रम है। मैं बार बार कह रहा हूं लोगों से, आप उसको समझ नहीं रहे हैं इस घटनाक्रम का कितनी गंभीरता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ऐसा थोड़ी अनभिज्ञ है, वो एक जिम्मेदार आदमी को छोड़ गए थे देश के अंदर कि यहाँ पर तुम जो हो 24 घंटे तुम्हारी जिम्मेदारी इसको देखने की है, और कुछ ऊंच नीच हो तो संभालना। जयशंकर के पास बड़ी जिम्मेदारी थी, आज मैं कह सकता हूँ, जो मैं अभी तक नहीं समझ पाया था क्यों है, उनको तबीयत खराब होने वाली बात मेरी समझ में नहीं आई थी, ये बात तो टाल दिया गया है। या उसके अलावा खैराती तो करो ऊटपटांग बातें करते हैं, आसमान के तारे तोड़ते हैं, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ऐसे मौके पर जब इतना बड़ा ऑपरेशन पड़ोस में हो रहा था, तो एक आदमी यहाँ पर रहना चाहिए था, और वो जयशंकर के अलावा दूसरी किसी की हैसियत नहीं थी जो उसको हैंडल करता। क्योंकि मनीष जी सब जानते हैं कि अजीत डोभाल जो है वो एक अलग है, लेकिन उनकी सीमा है। अजीत डोभाल आगे आकर लीड नहीं कर सकते। जयशंकर के अंदर लीडर हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं और जिम्मेदार पद पे विदेश मंत्री हैं। तो
अब समझ में आ रहा है कि जयशंकर का हिंदुस्तान में रहना बहुत जरूरी था। अब इन खैरातियों को नहीं समझ में आएगा, खैराती तो खैर ये तो छोड़ दीजिए। तो ये बात स्पष्ट हो जाती है। और दूसरी चीज कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपनी जगह पर जयशंकर को भेजकर यूएन की मीटिंग में जो भेजने की बात की है, बिल्कुल सारे इनके दिमाग में जो जाले लगे हुए थे कि हम जयशंकर को हटाने जा रहे हैं, जयशंकर का कद कम कर दिया गया है, तो ये कोई पागल आदमी सोच सकता है या मोदी विरोधी सोच सकता है? दोनों एक बराबरी होते हैं। पागल और मोदी विरोधी में कोई अंतर नहीं। आप पागल को मोदी विरोधी कह लीजिए या मोदी विरोधी को पागल कह लीजिए, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं। तो वो इनके दिमाग में जो जाले पड़े हैं मूर्खता के, उन मूर्खता के जालों को उन्होंने साफ किया है। और जयशंकर वहां पे जलवे से जाएंगे और इनके कलेजे पे सांप लौटेगा। बिल्कुल। और देखिए ये साफ मैं इसीलिए जिसे जोड़ रहा था कि सोचिए उस बैठक में आमतौर पे प्रधानमंत्री जाते रहेंगे, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक है, प्रधानमंत्री वहां जाते। विदेश मंत्री की परंपरा रही है, विदेश मंत्री खूब गए हैं, लेकिन इस समय में जब चापलूसी पे उतरा हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप वहां होगा, मोदी को अवसर उसको मिलता, ये भोजन पे बुला रहा था और साफ तौर पे कहना कि नहीं ये चापलूसी से काम नहीं चलेगा, जाएगा तो जयशंकर ही। नहीं मनीष जी, अभी बात, हाँ देखिए, आपने सिरा जोड़ा उसका कि ये केवल जयशंकर को भेजने तक का ही मामला नहीं है। प्रधानमंत्री, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं दर्शकों से कि वो जो पड़ोस का घटनाक्रम है उसमें बहुत लंबी कहानियां छुपी हुई हैं, और अब ये जो चीजें धीरे धीरे उभर रही हैं तो ये बता रहा कि मामला जाता कहाँ है। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर जाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि ये बड़ा नीच टाइप का आदमी है जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ये नीच, गलीज, घिनौना जिसे भी कह सकते हैं, सब कुछ इसके अंदर मिलाकर वो आदमी तैयार किया जाए तो उसका नाम होगा डोनाल्ड ट्रंप। ये केवल ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल राइवलरी है इसकी या कूटनीतिक रूप से दुश्मन मानता है, ये निजी तौर पर कितनी नीचता पे जा सकता है ये इसने अभी दिखाया है 15 दिन के अंदर। तो वो प्रधानमंत्री मोदी अच्छे से जान रहे थे कि इसके बुलौए पे अमेरिका वो नहीं जाएंगे, कतई नहीं जाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने इसको संदेश दिया है कि जो तुमने सवेरे सवेरे चरण वंदना शुरू की, गिरगिट की तरह रंग बदला है, इससे अब नरेंद्र मोदी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ना है। और ये मनीष जी, आज का घटनाक्रम में दुनिया बातें कर रही है, लोगों को ध्यान होगा उसी दिन मैंने कहा था, मेरे ख्याल से हफ्ता भर हो गया, कि इसने हमेशा के लिए प्रधानमंत्री मोदी का विश्वास खो दिया। अब वो उस विश्वास को पाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, और इतना कठोर आदमी को होना चाहिए, तब आप इतने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे टिक सकते हैं। कोई चमचागिरी करने लगा अब फैल गए नहीं, अब वो समझ चुके, परख लिया उन्होंने कितने पानी में है और कितना नीच किस्म का आदमी है ये। तो अब डोनाल्ड ट्रंप से जो रिश्ते होंगे वो बहुत दूर से होंगे, वो नजदीकी वाला विश्वास वाला कतई नहीं होगा। ये अमेरिका जाके भगवान जाने क्या कर दे, बाद में क्या कर लीजिएगा आप। तो प्रधानमंत्री मोदी अब जब अमेरिका जाएंगे तो जरा दूसरे तरीके से जाएंगे, तब इसकी समझ में आएगा। फिलहाल ऐसे हो इसके बुलौए पे नहीं जाएंगे, और इसका जो इसने रंग बदला है कि गिरगिट की तरह, इसकी गिरगिट के रंग में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वहां पर जयशंकर ही जाएंगे। बिल्कुल। और मोदी के बारे में तो ऐसे भी कहा जाता है कि मोदी ऐसे राक्षसों को माफ नहीं करते। ये देखिए ना, कितने यहाँ देसी चमचे ने खूब कोशिश की चापलूसी करने की, जिसने गुजरात में कई गड्ढे खोदे थे, उन सब ने खूब कोशिश की रंग बदलने की। ये जितने खैराती हैं, आमतौर पे क्यों ऐसा होता है कि वो खैराती पलटी नहीं पा पाए, क्योंकि मोदी माफ नहीं करते। ये जितने खैराती जिनने गुजरात में गंध मचाया भारत द्रोह का, उन्हें किसी को माफ नहीं किया। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी यही मोदी का डिटर्मिनेशन है कि वो जल्दी पिघलते नहीं है राक्षसों को लेकर के। और इसमें भी मैं देख रहा था, अभी की खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस पर मोदी के बदले एक्स पे जयशंकर नहीं लिखा। हाँ ठीक है, मतलब जयशंकर का भी जो सेंटेंस है जो उन्होंने रसिया में दिया था, जिसकी तारीफ पूरी दुनिया में हुआ था कि हमारा इंडिया फर्स्ट हमारे लिए है, वो हम लोगों ने उस पर भी शोक किया था जब अमेरिका सब पगलाया था कि भाई आप तेल जो है रसिया से क्यों ले रहे हैं। अब ये गया था ना टाई वाला प्रधानमंत्री, हम भी आपसे तो तेल आप ही से लेंगे। सोचिए वो 57 बाप को छोड़ करके 56 उसके तो 56 बाप हुए, भारतीय जिहादी 57 बाप है, पाकिस्तान को तो 56 बाप है। 56 बाप को छोड़ करके ये रसिया को अपना नया बाप बनाने गया हुआ था। उसे लगा कि भैया यही कहीं ना पिटाई कर दे। जयशंकर लिख रहे हैं इस ट्वीट को कितना सरलीकरण से, मैं जो खबर के रूप में पढ़ रहा हूं न्यूज 18 का, कि ट्रंप ने शुक्रवार अमेरिका ने भारत को चीन के हाथों खो दिया। इस पर जब उस प्रतिक्रिया पर, लेकिन इसके ताजा बयान पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि हम राष्ट्रपति की भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो विदेश मंत्री जयशंकर ने शनिवार को कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत अमेरिका रिश्तों को बेहद अहमियत देते हैं। यह बयान उस वक्त आया जब प्रधानमंत्री
पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया दोस्त वाले कमेंट पर प्रतिक्रिया दी, एक लाइन में निपटा दिया। और ये आदमी अमेरिका जाएगा तो यदि इसे भी तो छेड़ा जा सकता है। आप जो कह रहे हैं ना कि छेड़ना, तो इसे भी कर सकता है। भैया जयशंकर को भी कहे कि बुलाए भाई, भोज पे हम तुमको बुलाते हैं, ये खेल भी तो करे विदेश मंत्री के साथ। नहीं करे, नहीं मनीष जी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में बैठा उसका बाप, उसकी सारी नीचता और गलीस जो है वो सब कुछ पढ़ चुका। और ऐसा थोड़ी कि जयशंकर वहां जाएंगे तो तैयारी के साथ जाएंगे, जूता बजेगा उसके ऊपर। तो अब वो एक तरह से औकात में आ गया। आज जयशंकर के जाने के बाद और औकात में ले आए हैं। और अब प्रधानमंत्री मोदी का जो अमेरिका के प्रति व्यवहार रहेगा वो जरा बड़ा बदला हुआ होगा मनीष जी। वो उसको समझ में आएगा कि उससे बड़ी गलती हो गई, अब वो उसकी माफी या वापसी नहीं होनी है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि बांग्लादेश का जो घटनाक्रम है वो बड़ा घटनाक्रम है। इससे पता चलता है कि दरअसल सही मायने में ट्रंप को कैसी सजा दे रहे हैं मोदी जयशंकर के सहारे। ये इसीलिए जयशंकर के मायने हैं और इसको हम सबको समझने की जरूरत है। नहीं देखिए, प्रधानमंत्री मोदी राजनीतिक व्यक्ति हैं। बहुत से लोग जो उनके आलोचक थे, लेकिन वो आलोचक ही थे, अब वो उनके करीबी हो गए। चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम ले लीजिए, जितिन प्रसाद का नाम ले लीजिए, या इस तरह और दो एक नाम है। लेकिन जो करीबी होने के बाद वो फिर आलोचक हो गया और वो फिर वापसी, तो वो जरा कठिन हो जाता है। वो कठिन हो जाता है क्योंकि वो रंग बदल के जाता है, फिर रंग बदल के आता है, तो फिर वो विश्वसनीय नहीं रह जाता। ठीक है, वो विरोधी थे, अब उनका रंग बदला, उन्होंने अपना मन बदला, वो आपके साथ आ गए, तो वो एक बार का तो ठीक है। लेकिन आप तो जब करीब रहे, बड़े करीब, मतलब डोनाल्ड ट्रंप को तो दुनिया में सबसे करीब माना जाता था नरेंद्र मोदी के। दोनों की दोस्ती को लेकर ताने दिए जाते थे, यहाँ खैरातियों की छाती फटी जाती थी। और वो आदमी जब दगाबाजी करेगा, वो आदमी जब दांवबाजी करेगा, तो उसको भी परिणाम भी वैसे ही झेलना पड़ेगा। वैसा ही झेलना पड़ेगा जैसा डोनाल्ड ट्रंप जो है वो झेल रहा है। और इसीलिए जयशंकर से एक बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री ने दिया है। आपने देखा, पूरी विश्लेषण में सब कुछ स्पष्ट बताया गया था। ये 50 दिन पुरानी घटना है, लेकिन इसके बाद एक आईएएस अधिकारी की हत्या का झूठ इसमें शामिल किया गया। और लगभग 2 महीने पहले बांग्लादेश में हुई अमेरिकी सेना के स्पेशल फोर्स अधिकारी की रहस्यमयी मौत का सच इसमें शामिल किया गया, जिसे आप सब साथ में हमने इसे साझा किया था। दोनों तथ्य आपके सामने हैं। झूठ और सच का फैसला स्वयं अब आप कर सकते हैं। आज का ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि भारत के प्रधानमंत्री को लेकर जो सतही खबरों की बैसाखी उड़ाई जा रही है, उसे सच को समझा जाए। दरअसल एक षड्यंत्र यह किया गया कि भारत के प्रधानमंत्री जब चीन से लौटकर आए तो एक कार्यक्रम में लाइव उन्होंने कहा था कि आप ताली बजा रहे हैं, मैं चीन गया था इसलिए ताली बजा रहे हैं, या मैं लौट कर आया इसलिए ताली बजा रहे हैं। दरअसल मोदी ने यह बात इसलिए भी कही कि चीन मोदी जाएंगे या नहीं जाएंगे इस पर विमर्श था। जब वहां गए और वहां जो कॉम्बिनेशन बना रसिया के राष्ट्रपति और चीनी राष्ट्रपति के साथ भारत के प्रधानमंत्री की जो तिकड़ी जमी, उसने डोनाल्ड ट्रंप को हिलाकर रख दिया। और वहां पर जो भिखारी पाकिस्तान का जो वीडियो आपने देखा होगा, इस वीडियो ने जिसमें वो दिख रहा है कि वो किनारे में खड़ा है, इससे दुनिया में भारत की एक मैसेजिंग है। यह भारत की बढ़ती हुई ताकत को दिखा गया है। कमाल की बात यह है कि जिस भारत का ऐसा गौरवमयी चरित्र सामने आया, जिससे डोनाल्ड ट्रंप हिल गया, उसे दबाते हुए, लिंक को यह जोड़ते हुए कि प्रधानमंत्री ने यह कहा कि मैं बच कर आ गया या वहां से मैं लौट कर आया, इसका जश्न मना रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री ने जो सटीक बात कही है कि मैं गया उसकी खुशी आप मना रहे हैं या मैं लौट कर आया इसकी खुशी मना रहे हैं। दरअसल जब प्रधानमंत्री लौट कर जब गए थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नैरेटिव, और जब लौट कर आए उस मोदी के नैरेटिव में बड़ा फर्क था। वहां मोदी ने उस पूरे कार्यक्रम का एक तरह से गौरवपूर्ण स्थिति बना दी। अमेरिका वहां के कई शॉट्स, कई वीडियोस को देख करके दहल गया। प्रधानमंत्री ने इसीलिए कहा कि मैं लौट कर आया, मतलब मैं इतना गरिमामय तरीके से लौट कर आया, आप इस पर जश्न मना रहे हैं या मैं गया इसलिए जश्न मना रहे हैं, इसलिए ताली बजा रहे हैं। सोचिए किस
सेंटेंस को किस कॉन्टेक्स्ट में जोड़ दिया गया और लगातार सोशल मीडिया पर लाखों लाख व्यूज पाए गए कि मोदी की हत्या की साजिश थी। नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे प्रभावशाली देश के प्रधानमंत्री हैं और ये एक साजिश है देश के खिलाफ, देश के सेना के खिलाफ, पूरी भारतीय समाज के मनोबल को तोड़ने का कि क्या हमारे प्रधानमंत्री की जान इतनी सस्ती है। इस 70-80 के दशक से पहले वाला भारत नहीं है। इतना आसान नहीं है सब कुछ कि चीन में भारत के प्रधानमंत्री गए और अमेरिका वहां पर खेल कर दे। व्यूज पाने के लिए ये घिनौना साजिश चल रहा है। अमेरिका में के एक सैन्य अधिकारी की होटल में मौत का भारतीय खुफिया एजेंसी से रहस्य हो सकता है। हमारे अज्ञात वीरों का कमाल हो सकता है। बांग्लादेश के इर्द गिर्द अपना अड्डा बनाने की अमेरिकी साजिश की हवा निकालने का पर वो प्रहार हो सकता है, लेकिन वो भारत के प्रधानमंत्री की हत्या के लिए आया था और फिर उस झूठ में तड़का मारने के लिए आईएसआई अधिकारी की ढाका के शेरेटन होटल में मौत की खबर से भारत के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश को जोड़ना एक घिनौना खेल था। ये पूरे भारतीय समाज का मनोबल तोड़ने के लिए, हमारी सेना को हताश करने के लिए और हमारी अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन को कमजोर करने के लिए। ऐसी खबरों से हम सबको सावधान रहना चाहिए। मोदी के नाम पर, मोदी के खिलाफ, मोदी के पक्ष में बहुत कुछ बिकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम देश के साख से समझौता कर लें, देश के खिलाफ साजिश करने का शिकार हो जाएं। उम्मीद है आप इस वीडियो के मायने को समझेंगे। हमें पुराने उस वीडियो से क्यों जोड़ना पड़ा, इसके मायने को आप समझेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।